गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 22 जिसका नाम है विश्व के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां, है ना। तो इसके पहले हमने इस पार्ट का एक वीडियो बना लिया और उसमें इस पार्ट का आधा जो पार्ट था उसको समझा दिया। अब हम उसके आगे देखते हैं। तो देखिए हमको पढ़ना था यहाँ से वैश्वीकरण के से लाभ। तो वैश्वीकरण के कारण पूंजी का प्रभाव बढ़ जाता है। दूसरा आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है। तीसरा आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतियोगिता का विकास होता है। वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिनका कारोबार एक देश से अधिक कई देशों में होता है ना। तो ऐसी कंपनियों का नाम क्या हो जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। भारत में भी विश्व की अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में काफ़ी उद्योग स्थापित किए हैं तथा पूंजी निवेश भी किया है। फिर हम देखते हैं वैश्वीकरण का प्रतिकूल प्रभाव। घरेलू उपयोगों पर नकारात्मक प्रभाव। इसका पहला पॉइंट है वैश्वीकरण के अंतर्गत शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से कमजोर घरेलू उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। दूसरा है आय वितरण की विषमता। घरेलू उद्योगों की समाप्ति के कारण रोजगार के अवसरों में कमी आई, जिससे आय वितरण की विषमता की खाई अधिक चौड़ी हो रही है। फिर थर्ड पॉइंट आता है इसका, देखिए उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आक्रामक प्रचार प्रसार शैली ने देश में उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार किया है। फिर आता है विलासितापूर्ण वस्तुओं की भरमार। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप आज देश में आम उपभोग की वस्तुओं की तुलना में विलासितापूर्ण वस्तुओं की भरमार हो गई है। वैश्वीकरण दो क्षेत्र पर बल देता है, उदारीकरण और निजीकरण। उदारीकरण का अर्थ है औद्योगिक सेवा क्षेत्र और व्यापार से संबंधित नियमों एवं कानूनों के बंधनों में ढील देना और विदेशी कंपनियों को घरेलू क्षेत्रों में व्यापारिक और उत्पादन इकाइयां लगाने हेतु प्रोत्साहित करना। निजीकरण का अर्थ है कि निजी क्षेत्रों की कंपनियों को उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की अनुमति प्रदान करना जिनकी पहले अनुमति नहीं थी। इसमें सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की संपत्ति एवं संचालन को निजी क्षेत्र को सौंपना भी सम्मिलित है। फिर देखिए आतंकवाद आता है। 21वीं शताब्दी में आतंकवाद वैश्विक होता जा रहा है। विगत 20 वर्षों में विश्व में आतंकवादी घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। आतंकवाद अपने वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाने वाला बलपूर्वक और गैर कानूनी तरीका है ना। ये आतंकवाद क्या है? अपने वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाला बलपूर्वक और गैर कानूनी तरीका है। शांति व्यवस्था भंग करने एवं शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से आतंकवादी हिंसात्मक गतिविधियां करते हैं। आतंकवाद लोकतंत्र और मानवता के विरुद्ध अपराध है। आतंकवादी अपने जीवन की परवाह न करते हुए मानव जीवन के विरुद्ध क्रूरता का बर्ताव करते हैं तथा चारों ओर रक्तपात, विनाश एवं अराजकता पैदा करते हैं। ये बैलेट मतपत्र के विरुद्ध बुलेट गोली के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। ये विमान अपहरण, आक्रमण, हत्याएं, आतंक, डांट डपट आदि का सहारा लेते हैं। कौन? आतंकवादी, है ना। कई बार आतंकवादी धार्मिक उन्माद से ग्रस्त होकर निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए कार्य करते हैं। अपनी गतिविधियों द्वारा आतंकवादी समाज और देश में अलगाव पैदा करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आतंकवादी निर्दोष लोगों की हत्या और समाज में दहशत फैलाकर गैर कानूनी तरीकों से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य करते हैं। जब आतंकवादियों को किसी बाह्य देश का सहयोग और प्रोत्साहन मिलता है तो उसे विदेशी राज्य द्वारा प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद कहते हैं। आतंकवादी एक व्यक्ति को मारकर 10 लोगों को डराना चाहते हैं। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक तकनीक है। ये नेताओं, संस्थाओं, पुलिस, सैनिकों आदि पर हमला करते हैं क्योंकि ये सब राज्य सत्ता के प्रतीक हैं। वे जनता में असुरक्षा की भावना पैदा कर सरकार एवं व्यवस्था को बिखराने का प्रयास करते हैं। आतंकवादी मजहब के नाम पर सांप्रदायिक हिंसा तथा घृणा फैलाते हैं। अल कायदा नामक आतंकवादी संगठन बनाकर विश्व स्तर पर आतंकवादी हमले एवं गतिविधियां की जा रही हैं। इसी संगठन के आतंकवादियों द्वारा 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को एक अपहरित विमान टकराकर ध्वस्त किया गया था। देखिए बना हुआ है ना, ये जो यहाँ पास एक विमान ध्वस्त किया गया था। आतंकवादियों के कार्यों का स्वरूप देखते हैं। अब तो आतंकवादी के कार्य राज्य और समाज के विरुद्ध होते हैं। इनके कार्यों का राजनीतिक उद्देश्य होता है। इनके कार्य अवैध एवं गैरकानूनी होते हैं। आतंकवादी सामान्य जनता में भय पैदा करते हैं। आतंकवादी अपने कार्यों को हिंसक तरीके से करते हैं। आतंकवाद बुद्धिसंगत विचार को समाप्त कर देता है। सुरक्षा बल के मनोबल को गिराने का प्रयास करते हैं। आतंकवादी मजहबी उन्माद पैदा कर उसका प्रयोग करने के लिए अपने के लिए करते हैं।
देश की सुरक्षा, शांति और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। देश की अन्य अलगाववादी शक्तियों को भड़काते हैं। फिर देखिए भारत में आतंकवाद। आज विश्व के सभी देशों के लिए आतंकवाद प्रमुख चुनौती बन गया है। भारत भी पिछले कुछ दशकों से आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित रहा है। कुछ विरोधी एवं पड़ोसी देश भारत में कट्टरपंथी लोगों को आतंकवाद के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों से भारत की पंथनिरपेक्षता राष्ट्र की छवि धूमिल होती है। यह भारत की सब धर्म समभाव व वसुधैव कुटुंबकम के मूल्यों के विरुद्ध भी है। इससे भारत की संप्रभुता, अखंडता व लोकतंत्र को भी खतरा है। कश्मीर में पिछले कुछ दशकों से चल रहे आतंकवाद ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में अपना घर कारोबार छोड़कर भारत में ही शरणार्थियों का जीवन यापन करने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत में मुंबई बम विस्फोट, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवादी हमला, कंधार विमान अपहरण कांड, 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला आदि अनेक आतंकवादी बड़ी गतिविधियां पूर्व में घटित हो चुकी हैं। कभी कभी आतंकवादी धर्म के नाम पर कार्रवाइयाँ करते हैं। आतंकवाद लोगों का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त करता है, देश की सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है। भारत सरकार एवं जनता ने हमेशा आतंकवाद का विरोध किया है। भारत अपनी एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो ठीक है बच्चे, ये समझ में आया मैंने आपको इस पाठ में क्या क्या समझाया, तो आप इसको एक बार फिर से देखिए और समझिए। धन्यवाद।